भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये सवाल शायद किसी क्विज शो में अच्छा लगे। हाँ, लेकिन अगर सवाल ये हो कि वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना दिल्ली और जयपुर जैसे शहर शायद रहने लायक ही ना बचें, तो जवाब एक ही है, अरावली। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में सरकार ने इसे बचाने के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं वो ये बताते हैं कि बात अब सिर्फ पहाड़ों की नहीं रही, नहीं, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत के भविष्य को बचाने की हो गई है। बिल्कुल। आज हम इसी अरावली की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसके अरबों साल पुराने इतिहास से लेकर आज के खतरों और इसे बचाने की जो जद्दोजहद है उस पर एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। और हमारा मकसद इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना है जो ये समझा सके कि ये महज चट्टानों का ढेर क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम अरावली की बात करते हैं तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं? इसका फैलाव कितना बड़ा है? ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। हम इसे दिल्ली में रिच के छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, है ना? हाँ, बस वही। लेकिन स्रोत बताते हैं कि यह एक करीब 800 किलोमीटर लंबी, आप कह सकती हैं एक अटूट दीवार है। 800 किलोमीटर? जी, यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, पूरे राजस्थान को चीरती हुई हरियाणा से गुजरकर दिल्ली तक, रायसीना हिल्स तक। बिल्कुल, रायसीना हिल्स तक, जहां आज राष्ट्रपति भवन है। ये तो कमाल है। मतलब दिल्ली से गुजरात तक फैली एक ही चट्टानी संरचना। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी उम्र है। जब हम कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी, तो इसका मतलब क्या है? यहीं पर तो कहानी दिमाग घुमा देती है। स्रोत बताते हैं कि इसकी उम्र करीब 150 से 250 करोड़ साल है। क्या 150 करोड़? हाँ, करोड़ साल। इसे ऐसे समझिए कि जब अरावली बन रही थी तब धरती पर जीवन का कोई बड़ा नामो निशान नहीं था। शायद कुछ सूक्ष्म जीवी रहे होंगे। ये तो कल्पना से भी परे है। हिमालय तो इसके सामने कल का बच्चा हुआ। बिल्कुल। उस वक्त तो चांद भी धरती के बहुत ज्यादा करीब था। समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठती थीं और धरती इतनी तेजी से घूमती थी कि एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। हम सिर्फ एक पहाड़ की नहीं, एक अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो स्रोत इसे भारत की प्राचीन भूवैज्ञानिक धरोहर कहते हैं। इसकी हर चट्टान, हर परत एक अलग युग की कहानी कहती है। तो अगर ये इतनी पुरानी धरोहर है तो सरकार को अचानक इतने सख्त कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये अचानक नहीं है, ये दशकों की अनदेखी का नतीजा है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि समस्या उस स्तर पर पहुंच गई है जहां अगर अब कुछ नहीं किया गया तो शायद बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो सरकार कर क्या रही है? सबसे बड़े कदम क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाना। ये अरावली के लिए कैंसर की तरह रहा है। और ये तो सालों से चल रहा है। जी, और इसके अलावा इसके बचे खुचे जंगल को कानूनी तौर पर सुरक्षित किया जा रहा है ताकि एक भी पेड़ और ना कटे। लेकिन स्रोतों में एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि रात के अंधेरे में भी खनन जारी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये समस्या सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी की भी है। सही। और इसी से जुड़ा तीसरा कदम है अवैध निर्माण पर रोक। फार्म हाउस, होटल, ये सब धीरे धीरे अरावली को निगल रहे हैं। और एक इको सेंसिटिव जोन की भी बात हो रही है। हाँ, और शायद वो सबसे बड़ा और दूरगामी कदम है, इसे एक इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब होगा? ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? सरल शब्दों में यह अरावली के चारों ओर एक, आप कह सकती हैं, एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। अच्छा। एक बार ये जोन घोषित हो गया तो यहाँ किसी भी तरह की व्यावसायिक या औद्योगिक गतिविधि जैसे फैक्ट्री लगाना, बड़े निर्माण कार्य, ये सब प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? स्रोत इसके महत्व को 5 मुख्य बिंदुओं में समझाते हैं। जी, चलिए एक एक करके उनकी परतें खोलते हैं। पहला और शायद सबसे नाटकीय महत्व क्या है इसका? पहला महत्व है इसका एक दीवार होना। दीवार? कैसी दीवार? एक ऐसी दीवार जो थार के विशाल रेगिस्तान को उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। ये रेगिस्तान को सचमुच रोकती है? हाँ, ये रेगिस्तान की गर्म, सूखी और धूल भरी हवाओं के लिए एक प्राकृतिक बैरियर का काम करती है।
अगर ये ना हो तो दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। जिसे हम डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण कहते हैं, वो एक असल खतरा बन जाएगा। नहीं, बल्कि प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। स्रोत बताते हैं कि अरावली में आई दरारों की वजह से हर साल थार रेगिस्तान के कण हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। बाप रे। अगर अरावली की ये दीवार पूरी तरह ढह गई तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली एनसीआर में आज की धूल भरी आंधियां शायद रोज की बात हो जाएंगी और खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन। तो ये तो हुई जमीन के ऊपर की बात, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी असली ताकत तो जमीन के नीचे छिपी है ना? बिल्कुल, और ये है इसका दूसरा महत्व, पानी का खजाना। अरावली का पूरा क्षेत्र एक विशालकाय स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज की तरह? हाँ, इसके जंगल और दरारें मानसून की बारिश के पानी को सोख लेती हैं और उसे धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। यही पानी ग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा होता है और यही ग्राउंड वाटर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। सही कहा। आज जब इन शहरों में भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, तब अरावली ही उसे रिचार्ज करने का एकमात्र प्राकृतिक जरिया है। और नदियों का क्या? इतना ही नहीं, बनास, साहिबी, लूनी जैसी कई नदियाँ जो राजस्थान और गुजरात की जीवन रेखाएं हैं, वो भी अरावली से ही निकलती हैं। अगर अरावली नहीं तो ये नदियाँ भी नहीं बचेंगी। तो ये रेगिस्तान को रोकती है, पानी देती है। इसका तीसरा महत्व पर्यावरण और जलवायु से जुड़ा है। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये प्रकृति का एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। तीसरा महत्व है पर्यावरण का संतुलन। इसके घने जंगल एक विशाल क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों में ये लू के असर को कम करते हैं और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में ये एक फिल्टर का काम करते हैं। मतलब एक तरह से प्रकृति का एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर दोनों एक साथ। बिल्कुल, और ये एक ऐसा एयर कंडीशनर है जिसे हम खुद ही तोड़ रहे हैं। सोचिए, हम लाखों रुपए एयर प्यूरिफायर के खर्च करते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा प्यूरिफायर मुफ्त में दिया हुआ है। सही बात है। और तो और ये मानसून के बादलों को रोककर उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कराने में भी मदद करती है। अब आते हैं चौथी बिंदु पर, जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, यहाँ का जीवन, यानी इसकी बायोडाइवर्सिटी। हाँ, क्योंकि जब हम अरावली के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सूखी पथरीली पहाड़ियों की तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोतों में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे कंक्रीट के जंगलों से महज कुछ किलोमीटर दूर अरावली के जंगलों में आज भी तेंदुए घूमते हैं। तेंदुए? दिल्ली गुरुग्राम के इतने पास? यकीन नहीं होता। अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। कैमरा ट्रैप में उनकी तस्वीरें आती हैं। और ये सिर्फ तेंदुए की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये एक जिंदा इकोसिस्टम है। यहाँ सियार, नीलगाय, सांभर हिरन और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर का घर है। और पेड़ पौधे? यहाँ गुगुल और सालार जैसे दुर्लभ पेड़ और जड़ी बूटियाँ हैं जो सिर्फ इसी माहौल में पनप सकती हैं। ये सिर्फ चट्टान और मिट्टी नहीं, ये जीवन से भरपूर एक दुनिया है। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर से जुड़ा है। बिल्कुल, इसे दिल्ली एनसीआर की ऑक्सीजन बेल्ट या ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े कहा जाता है। हरे फेफड़े? जी, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली के लिए अरावली सांस लेने की जगह है। ये एक ग्रीन वॉल है जो शहर के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और बदले में ताजी ऑक्सीजन देती है। यह दिल्ली का सबसे बड़ा और शायद आखिरी प्राकृतिक रक्षा कवच है। बिल्कुल, इसके बिना दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन रक्षक प्रणाली है, तो फिर इस पर खतरे क्या हैं? आपने खनन का जिक्र किया था, ये कितना विनाशकारी है? खतरे वही हैं जिनकी वजह से सरकार को ये सख्त कदम उठाने पड़े। स्रोतों में 3 मुख्य खतरों का जिक्र है। पहला और सबसे क्रूर है अवैध खनन। और ये होता क्यों है? मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए, एक तो इमारतों के लिए पत्थर और बजरी, और दूसरा यहाँ मिलने वाला कीमती क्वार्ट्जाइट। और इसका तरीका क्या होता है? तरीका बेहद विनाशकारी है। पहाड़ों की नींव में डायनामाइट लगाकर विस्फोट किए जाते हैं। अरे बाप रे। दशकों से चल रहे इस अवैध खेल ने राजस्थान और हरियाणा में 30 से ज्यादा पहाड़ियों को पूरी तरह से गायब कर दिया है। सोचिए, जहाँ कभी पहाड़ हुआ करते थे वहाँ आज सैकड़ों फुट गहरे गड्ढे हैं।
तो पहाड़ ही गायब हो गए। हाँ, गायब। ये अरावली के शरीर पर लगे ऐसे घाव हैं जो कभी नहीं भर सकते। और दूसरा खतरा जो इसी से जुड़ा है वो है जंगलों की कटाई। जी, विकास के नाम पर रियल एस्टेट के लिए और लकड़ी के लिए अरावली के जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है। और जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं मरते। नहीं, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बारिश में बह जाती है, वन्य जीवों का घर छिन जाता है और पहाड़ एक नंगे पत्थर में तब्दील हो जाता है। और तीसरा खतरा शायद हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, बढ़ता शहरीकरण। ये एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे जहर की तरह फैल रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहर बेतहाशा फैल रहे हैं और उनकी ये भूख अरावली की जमीन को निगल रही है। मतलब पहाड़ियों को काट कर ही इमारतें बन रही हैं। बिल्कुल, फार्म हाउस, होटल, ऊंची ऊंची इमारतें, ये अतिक्रमण अरावली के अस्तित्व को ही मिटा रहा है। ये तीनों खतरे मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। तो इन सभी स्रोतों से हमने जो जानकारी निकाली है उसका सार क्या है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सार ये है कि अरावली केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो हमारी जलवायु, हमारे पानी, हमारी हवा और हमारी जैव विविधता यानी हमारे पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। इसे बचाना किसी एक राज्य या शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। जैसा कि स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है, अरावली बचेगी तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। वह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल, अगर हमने इसे खो दिया तो हम सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं खोएंगे बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया खो देंगे। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हर नागरिक की भूमिका है। जागरूकता फैलाना, अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करना और सबसे बढ़कर ये समझना कि विकास का मतलब प्रकृति का विनाश नहीं हो सकता। एक संतुलन बनाना ही होगा। आज की हमारी चर्चा ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अरावली को बचाना कितना जरूरी है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। जब हम शहरी विकास और आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो हम अरावली जैसी प्राचीन और अमूल्य प्राकृतिक प्रणालियों के संरक्षण के साथ उसका संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण वास्तव में एक साथ चल सकते हैं या ये सिर्फ एक किताबी बात है? इसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।